हेलो एवरीवन। पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की घटनाचक्र की सभी सीरीज का अध्यावार अध्ययन करवाया जा रहा है और इस क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के पूर्वालोकन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्लास में हम संविधान संशोधन से आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसका जो थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है इसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। इसके सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, कथन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण दिया हुआ है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख दिया हुआ है। अनुच्छेद 368 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। इस तरह से कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला सवाल पूछा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? परिवर्तन, निरसन। तो तीनों के द्वारा ही संसद संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा और ये सवाल जो है आईएसटी 2024 में पूछा गया है। तो एक होता परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन का मतलब है कि जो दिया गया रूल है उसमें कुछ संशोधन करके उस रूल को आगे बढ़ाना। परिवर्तन का मतलब है कि पूरे ही रूल को चेंज कर देना तथा निरसन का मतलब होता है कि उस रूल को पूरी तरीके से कैंसिल कर देना। इस तरह से संसद जो है तीन तरीके से जो है संशोधन कर सकती है। एक तो परिवर्तन द्वारा, दूसरा परिवर्तन द्वारा तथा निरसन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वह है संविधान संशोधन विधेयक। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अर्थात विशेष बहुमत में क्या आता है कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। तो कुल सदस्य मतलब जो भी टोटल लेंथ होती है, जैसे लोकसभा की 545 है तो उसके आधे से अधिक तथा जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं तो 545 में से जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उन सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है? तो अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन, राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करने का प्रारंभ किया जा सकता है। इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 368(2) में किया गया है, किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करवाना होगा। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो किस देश के संविधान से लिया गया है, वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है तो अभी हमने देखा या तो लोकसभा में
या फिर राज्यसभा में, मतलब दोनों ही सदनों में लाया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है तो लोकसभा द्वारा किया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन विधानमंडलों के द्वारा नहीं होता है, तथा राष्ट्रपति अपने असेंट देते हैं लेकिन वह प्रस्ताव नहीं लेके आते हैं। इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो ए है विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। दूसरा कथन है विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। तीसरा कथन दिया हुआ ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने हेतु विधेयक के भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, या तो वो स्वीकार कर ले या फिर वह अस्वीकार कर ले। उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो संविधान के संघीय प्रावधान के लिए आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए आवश्यक है तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए होता है। नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों का जो परिवर्तन है उसमें संसद को अधिकार दिया गया है। राज्यों में यह शुरू नहीं किया जा सकता और न ही राज्यों को पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। भारतीय संविधान नम्य भी है तथा नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसके आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा। तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी प्रावधान आते हैं? तो राज्यों के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन करना, नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करना, संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडलों मंत्रिपरिषद का सृजन करना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। अगला जो टाइप है वो है विशेष बहुमत द्वारा, और यह अनुच्छेद 368(2) में दिया हुआ है। इसके तहत जो है संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, जो कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होता है, उससे विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें कौन कौन से प्रावधान आते हैं? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी परिषद, इस संबंधी प्रावधान जो कि अनुच्छेद 289A में दिया हुआ है। आदि प्रावधान जो है वो विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से पारित किए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन आवश्यक है? तो अभी हमने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन में है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची है और किसी राज्य की विधान परिषद की जो समाप्ति है उसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। अगला सवाल है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 289 ए में कोई परिवर्तन कराना चाहता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें अब प्रावधान है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 एवं 162, संघ की न्यायपालिका भाग 5 का अध्याय 4, राज्यों के उच्च न्यायालय भाग 6 का अध्याय 5 एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241 संबंधी प्रावधान, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध भाग 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची की सूचियों की प्रविष्टियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 तथा माल और सेवा कर जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 289 ए शामिल हैं और संविधान के अनुच्छेद 239 ए कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति और अनुच्छेद 243 एक ग्राम सभा में परिवर्तन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से संविधान संशोधन आवश्यक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधायक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जा सकता है। दूसरा कथन दिया हुआ है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। तो सभी राज्य नहीं, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा होता है। तो इस तरह से ना तो एक सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला सवाल है, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है। चौथा, पांचवा और छठा जो है, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विषय विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ जो है अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा बगैर राज्यों के अनुसमर्थन के किया जा सकता है। तो इस तरह से ये इनकी एक अलग कैटेगरी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? तो तृतीय संविधान संशोधन 1954 था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है और उसके लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। 368(2) के अनुसार जो उपबंध है उसमें पहला उपबंध दिया हुआ है कि अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241 तथा 289 ए। दूसरे में दिया हुआ है भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 और भाग 11 के अध्याय 1। 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में तथा अनुच्छेद 368 के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपेक्षित रूप से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन भी अपेक्षित है।
द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1954 द्वारा 7वीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 33 में संशोधन किया गया, जो कि अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अधीन पहला संशोधन था। अगला सवाल है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः दो तिहाई बहुमत से पारित कर देती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृति किया जाना आवश्यक है। किसी एक सदन द्वारा पारित होने तथा दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी हुई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वो अपनी अनुमति दें। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। इसमें जो दूसरा और तीसरा कथन दिया है वो सही है, जबकि पहला कथन गलत दिया हुआ है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसे विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान के संशोधन विधेयक को अपेक्षित रूप से संसद द्वारा पारित होने पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित आवश्यक होने पर उसके पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वो उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे। वह विधेयक को ना तो अपने पास रोक सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत, जो कि संविधित सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। इस विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं है। इस तरह से कथन 1 असत्य है, जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। अगला सवाल है, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दिशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो पहला और चौथा कथन सही है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, और दूसरा इस प्रकार पारित संविधान विधेयक के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन द्वारा 2 तरह की विधियां संविधान संशोधन के लिए दी हुई हैं। और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, न कि लोकसभा में। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं दिया हुआ है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से अब कथन 1 और 4 सही है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई, तो वो 24वां संशोधन था। संविधान 24वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया। 368(2) के अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब यह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है,
तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। परंतु कतिपय मामलों में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का समर्थन भी अपेक्षित होगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। ये कथन सही दिया हुआ है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था तो 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एवं 376 में संशोधन किया गया था तथा 2 नए अनुच्छेद 31A एवं 31B और 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो आप ये बस याद रखिएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची बनी थी तथा अनुच्छेद 31A तथा 31B जोड़े गए थे। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो प्रथम संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो अभी हमने देखा 9वीं अनुसूची। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था? इसका हम व्याख्या देखते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह संशोधन मुख्य रूप से रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में तथा चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 एवं अन्य समकालीन वादों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया था। रोमेश थापर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लोक व्यवस्था के भंग के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए प्रमुख संशोधनों में अनुच्छेद 19 तो लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं अपराध उद्दीपन को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार के रूप में जोड़ा गया था। चंपकम दोराईराजन के वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा समुदाय आधारित आरक्षण के संदर्भ में दिए गए निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 के खंड 4 को जोड़ा गया था। उल्लेखनीय है कि जमींदारी उन्मूलन हेतु लाए गए भूमि सुधार अधिनियमों को तत्कालीन संपत्ति के मूल अधिकार के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31 से 31B को भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए, जिनमें से कई का उद्देश्य केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाना और न्यायिक समीक्षा के दायरों को सीमित करना था, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की व्याख्या के संदर्भ में। यही कारण है कि यूपीएससी द्वारा अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो यह 15वें संविधान संशोधन द्वारा अंतस्थापित किया गया था। इसके अनुसार अनुच्छेद 124(2)(a) के तहत प्रावधान किया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे।
अगला सवाल है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब हुई? तो 1971 में हुई थी। और यह 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 जिसमें देशी राज्यों के शासक को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रिवी पर्सों का अंत स्थापित कर तथा अनुच्छेद 291 जिसमें शासकों के प्रिवी पर्सों की राशि एवं अनुच्छेद 362 जिसमें देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार का निरसन कर दिया गया था और भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, 13वां संशोधन। तो 13वां संशोधन जो है नागालैंड से संबंधित है। 18वां संशोधन जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री 18वां संशोधन जो है वो राज्य को पुनर्भाषित किया गया है। 39वें संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा 52वें संशोधन में दल बदल अधिनियम है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां संशोधन नागालैंड से संबंधित है। 18वें संशोधन में राज्य को पुनर्भाषित किया गया है। 39वां संशोधन जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती से संबंधित है तथा 52वां संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति 48वें संविधान संशोधन में हुई है। 1 से 3 से आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना 44वां संशोधन है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया जाना 61वां संशोधन है तथा उद्देश्य को पंथ निरपेक्ष शब्द से जोड़ना 42वां संशोधन दिया हुआ 42वें संशोधन के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना 44वां संशोधन था जो कि 1978 में हुआ है तथा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करना जो है वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1988 में किया गया था। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था और ये सवाल यूपीपीएससी 2017 में आया हुआ है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संविधान में संशोधन दिया हुआ है और विषय वस्तु दी हुई है। संविधान का 69वां 69th संशोधन अधिनियम 1991 है। 75वां संशोधन अधिनियम 1994 है। राज्य स्तरीय किराया अधिकारों की स्थापना। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं। संविधान 80वां संशोधन गांवों या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का गठन। 83वां संशोधन। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है, ए में 5 है। 59वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। 75वां संविधान संशोधन में राज्य स्तरीय किराया अधिकारों की स्थापना दिया है। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना है तथा 83वें संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। तो इस तरह से ए का 5, बी का 1, सी का 4 तथा डी का 2 है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दिया हुआ है तथा संवैधानिक संशोधन का क्रमांक दिया हुआ है। अनुच्छेद 19(1) सी के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जो है वो 97वां संविधान संशोधन है। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण वो 21वें संशोधन द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का निर्माण 99वें संशोधन द्वारा। मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करना 91वें संशोधन द्वारा। इस तरह से 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 42वां संशोधन कब हुआ है? तो वह 1976 में हुआ है। 1 का 3 से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 92वां संशोधन 1985 में, 86वां 2002 में तथा 96वां संशोधन 2011 में।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो वो 42वां संशोधन है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गया था। अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से तथा अनुच्छेद 47। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें गलत पूछा है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है तथा इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, ये भी गलत है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था तथा अनेक प्रावधान भी जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। इसके जरिए निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए थे या संशोधित किए गए थे, जिसमें पहला प्रावधान है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जिसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, तथा अखंडता, तो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म तथा इंटीग्रिटी। और दूसरा प्रावधान है, इसमें संविधान में 8 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। तीसरा प्रावधान है, 3 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे, जिसमें अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 से, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्यजीवों की रक्षा 48 से जोड़े गए थे। इसके द्वारा अनुच्छेद 192 को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह अधिकार पुनः राज्यपाल को दे दिया गया। इस तरह से प्रश्न में जो है 1 और 4 सही हैं, जबकि दूसरा और तीसरा कथन गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह 42वां संविधान संशोधन है। इसके तहत जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसकी संख्या 11 है। इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? यह संशोधन जनता सरकार द्वारा 1977 और 89 द्वारा लाया गया था, तो ये सही है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था, ये भी सही है। इसके तहत इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो जब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो। तो इसमें सी और डी दोनों ही गलत है, तो इस तरह से 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है वो जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। जनता पार्टी की सरकार 1977 से 89 2 सालों के लिए थी। इसके तहत मुख्य रूप से संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों में परिवर्तन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड 1 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए पहली बार बाध्यकारी किया गया था। अतः 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 74 के खंड 1 में एक परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को
एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। अतः 44वें संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रश्नगत कथनों में से कथन सी और डी दोनों सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया हुआ है? तो यह है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया। ये गलत है। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण था। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल 2 सही है, इस तरह से बी सही हो जाएगा। 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329A को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया था। कथन एक गलत है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार कर दिया था। इस तरह से कथन दूसरा सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो वह 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून ने। निम्न संविधान संशोधनों में से किसी एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल विरोधी प्रावधान किया गया था? वह 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम संबंधित है, वह दल बदल से संबंधित है। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? वह 52वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अधिनियमित किया है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? वह 58वां संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 98वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394A को अंतःस्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया। और यह अधिकार किसको दिया गया? तो राष्ट्रपति को दिया गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयोग हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो वह 61वां संशोधन है। इसमें मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह 61वां संविधान संशोधन था। निम्न में से संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो वह 69वां संविधान संशोधन था। देखो ये सवाल प्री 2022 में फिर से रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस के, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो 59वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 89वां संशोधन संबंधित है, वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। विकल्प डी सही हो जाएगा। 9वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा
और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, तथापि एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया है। अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 89वें संविधान संशोधन में किया गया है। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है, तो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक 2001 में पारित हुआ था, जो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21A को अंतर्स्थापित किया गया तथा राजनीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51A जोड़ा गया और यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन विधेयक 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। 86वां संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो यह 2010 से लागू किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो अभी हमने देखा 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में जोड़ा? तो अभी हमने देखा 86वां संशोधन अधिनियम। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और ये प्री 2022 में पूछा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांट दिया गया? तो 89वें संशोधन के द्वारा बांटा गया था। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह 91वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह यथास्थिति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर थी। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक तथा राज्यों में 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं तथा 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो अभी हमने देखा 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है तो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो यह 91वां संशोधन है। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो अगेन 91वां संशोधन।
संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? और 93 संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। इस संविधान के तहत प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1)(g) में कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है, विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। अगला सवाल है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? यह सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य एवं संचालन से है। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(a) के खंड C में सहकारी समितियां शब्द दिया हुआ है तथा भाग 4 में अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) में सहकारी समितियों का संवर्धन तथा भाग 9(a) के बाद भाग 9(b) में अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, उनका व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो वह 97वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वह 21 हो सकती है। सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान और प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। तो ये गलत दिया हुआ है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्ष 1974 के भू सीमा समझौते के क्रियान्वयन हेतु लाया गया था। इसके प्रावधानों के तहत भारत ने 111 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके तहत 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग में बदलाव आए। इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संविधान का 54वां संविधान संशोधन, संविधान का 55वां, संविधान का 96वां तथा 103वां संविधान संशोधन। इसका जो सही ऑप्शन ए है। 94वां संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है। 95वां संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है। 96वां संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है तथा 103वां अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा EWS लाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो 105वां था। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा द्वारा 10 अगस्त 2021 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया तथा इसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 ए में संशोधन कर राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है। साथ ही इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338 बी एवं 366 में भी तत्संबंधी अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथ केशवानंद भारती 24वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो सबसे पहले 24वां संशोधन अधिनियम आया था, गोलकनाथ वाद आया था। उसके बाद 24वां संशोधन अधिनियम आया था। उसके बाद केशवानंद भारती वाद जो कि 1973 में आया है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गोलकनाथ वाद जो है 1967 में आया है। केशवानंद भारती वाद जो है 1973 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में तथा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो वह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी और इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था। केशवानंद भारती केस का महत्व है इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी गई। इसने उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समकक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या फिर किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो अभी हमने देखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में आया है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिस्थापित की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है तो केशवानंद भारती वाद 1973 में। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो वह संसद कर सकती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ ऐसे लक्षण अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधारिक या मूलभूत लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए? इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो यह 25वां संशोधन अधिनियम है। संविधान के 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31C के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या फिर 31 में प्रदान अधिकारों को सीमित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई।
मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 बी एवं सी में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो इसमें केवल दूसरा ही सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 का विस्तार कर राजनीति के सभी निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया, उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख 14, 19 और 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 बी और सी में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया। इस तरह से कथन 1 जो है वो गलत दिया हुआ है, जबकि कथन 2 सही है। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वाद दिया हुआ है तथा संशोधन को चुनौती दी हुई है। तो इंदिरा बनाम राजनारायण में जो है 32वें संशोधन को चुनौती दी गई थी। मिनर्वा मिल्स भारत संघ को जो है वो 32वें संशोधन में, एक सेकेंड लेट मी चेक। कि हो तो हलो नाम बनाम जसीलो, इसका जो रिलेशन है वो 92वें संशोधन से है। पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का 42वें संशोधन से है। तो इस तरह से बी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण 39वां संशोधन ए में 3 से। ऑप्शन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ दिया हुआ है, लेट मी चेक अगेन। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 39वां संशोधन है, तो ए में 3 हो जाएगा। ए में 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ना कि ऑप्शन सी में। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो है 42वां संशोधन है, तो बी में 1। और की हो तो हलो नाम बनाम जसीलो जो है वो 52वां संशोधन है। और पी संभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश 32वां संशोधन है। तो इस तरह से जो सही ऑप्शन होगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए, बी, सी, डी। ए में तीसरा है, बी में जो है पहला है, सी में दूसरा है, तथा डी में चौथा है। इस तरह से ऑप्शन बनेगा इसका, जो कि किसी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो 3, 1, 4, 2 यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NGC की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए थे। हालांकि 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक व्यवगत हो गया था। अगला सवाल है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। अधिनियम बनाने के बाद यह 15 वर्ष के लिए प्रवर्तन में रहेगा। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला कथन गलत है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम दिया गया, के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली कुल सीटों में से यथाशक्ति 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हेतु उपबंध संविधान में किए गए हैं। इन सदनों में अनुसूचित जातियों SCs एवं अनुसूचित जनजातियों STs के लिए आरक्षित सीटों का यथाशक्ति 1/3 हिस्सा
स्थिति अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस तरह से कथन 3 सही है। और इस अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए नए अनुच्छेद 334 के तहत यह उपबंध किया गया कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और एनसीटी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य से किए जाने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होंगे और ये 15 वर्ष की अवधि तक ही प्रवर्तन में रहेंगे। हालांकि इस अवधि को संसद विधि द्वारा बढ़ा सकेगी। 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव अप्रैल-जून 2024 के दौरान संपन्न हो चुके थे, इसलिए कथन 1 गलत है। भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? तो 98। भारत में मई 2013 तक 98 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका था, जबकि अब तक फरवरी 2025 तक भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 28 सितंबर 2023 को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का उपबंध करने वाला संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 सूचित किया गया। अगला टॉपिक है हमारा राजभाषा। चलिए इससे आए हुए सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो यह 15 वर्ष है और यह सवाल यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के लिए उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से आगे भी रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने का प्रावधान है? तो वह 345 में है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा, जबकि अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन दिए हुए हैं तथा अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध दिया हुआ है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, तो वह के 2 आंसर होंगे। पहला तो चलिए इसके थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपों में तात्विक अंतर है। हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। जो संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346 और 348 एक बी के तहत संघ की राजभाषा के विषय में संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। और दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप से यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान को संशोधन करने के लिए अधिकृत है। तो प्रश्न हिंदी रूप एवं अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावली का प्रयोग किया गया है, जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें संघ की राजभाषा एवं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पदावलियों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावलियों के प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से प्रश्न यदि गलत है तो गलत नहीं है तो वह अस्पष्ट है। यदि हम उपर्युक्त अस्पष्टता को प्रश्नोत्तर के लिए नजरअंदाज करें तो यह प्रतीत होता है कि प्रश्न संघ की राजभाषा से संबंधित है, जैसा कि इस व्याख्या के प्रथम पैराग्राफ में उल्लिखित है। प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपों में अंतर होने के कारण उत्तर भी अलग अलग होगा। हिंदी रूप के अनुसार विकल्प भी सही है कि संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान वाले अनुच्छेद 343, 44, 46 और 348 बी में संशोधन संसद द्वारा अनुच्छेद 368(2)
में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ये संभव है, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 343, 344, 346, 348 वन की अनुच्छेद 368 2 के परंतु से शासित नहीं है, जिसलिए इनमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन नहीं चाहिए। दूसरी ओर यदि प्रश्न के अंग्रेजी रूप को स्वीकार किया जाए तो विकल्प ए सही होगा। संसद को अनुच्छेद 343 के अनुसार 343(1) का अपवाद सृजित करते हुए संघ की राजभाषा हिंदी के स्थान पर या हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 343(3) के तहत ऐसा कानून संसद द्वारा अपने साधारण बहुमत से बनाया जाएगा। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 से प्रयुक्त होती रहेगी। संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों के लिए तो अंग्रेजी इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। तो यहाँ से ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये सही नहीं है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इसमें तीनों ही कथन गलत दिए हुए हैं, जबकि बी ऑप्शन डी सही है। बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 350(a) के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस तरह से ऑप्शन ए, बी, सी गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350(a). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, और उन्होंने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया था। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। तो संथाली जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसके पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुर को, 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली शामिल हैं। तो आप एक संशोधन हुआ था 1967 में 21वां, जिसके तहत सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से 14, 1, 15 हो गए थे। उसके बाद 71वें में नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुर को, तो 15 में 3 और जोड़ेंगे, 18 हो गया था। उसके बाद जो है 92 संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली मतलब 4 और जोड़ा गया। तो इस तरह से 22 भाषाएं हो गई। तो 3 बार संशोधन हुए हैं। कौन कौन से? 21वां, 71वां और 92वां। और कौन 21वें में सिर्फ सिंधी जोड़ी गई थी, 71वें में नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुर को तथा 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। स्टार्टिंग में 14 थी, फिर जो है सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुर को, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में जोड़ा गया था।
अगला सवाल है 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो संथाली भी है, डोगरी भी है, बोडो मैथिली सारे ही हैं, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो अभी हमने देखा 92वां संविधान संशोधन कौन कौन सी जोड़ा गया है, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं शामिल है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं सूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भी जोड़ी गई है और कोंकणी भी जोड़ी गई है, जबकि संस्कृत और पंजाबी पहले से थे। अगला सवाल है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? तो वह कोंकणी था, मणिपुर था तथा नेपाली था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो पहले तो 18 थी, अब यह 22 हो गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है, तो 22 है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो वह बंगाली हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली तथा तीसरे क्रम पर मराठी भाषा बोली जाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले कौन सा अवरोही क्रम है? बंगाली, मराठी, तमिल तथा तेलुगु। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो बंगाली जो है 8.11% लोग बोलते हैं, तेलुगु 7.19%, मराठी जो है 6.99% तथा तमिल जो है 5.91%। तो इनका अवरोही क्रम बंगाली, मराठी, तेलुगु तथा तमिल हो जाएगा। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63 है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो वह है ब्राह्मणी। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा प्रदान किया गया है? तो वह 11 है। कौन कौन सी हैं? तो मराठी है, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दी, जिसमें शास्त्रीय भाषाओं को सूची में शामिल कुल भाषाओं में की संख्या 11 हो गई है। इसके पहले जो है तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया था। तो कौन कौन से हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया एवं बंगाली। अगला सवाल है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु उपर्युक्त में से किनको सरकार ने श्रेणी क्लास की भाषाएं घोषित किया है? तो इसको किया है कन्नड़ और तेलुगु को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। कल की क्लास में हम स्थानीय स्वशासन से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।